नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, ये भारतीय अवाम ताकत दल अपने जो भी 1 से 35 करोड़ या 1 से 40 करोड़ हमारे भारतीय भाई बहन हैं और इस देश में भारतीयता का माहौल ये मानते हुए कि हमारा ये राष्ट्र भारतवर्ष है और इसका एक संविधान है और संविधान आधारित इसकी जो भी व्यवस्थाएं हैं वो संविधान भारत के संविधान आधारित हैं। तो निश्चित रूप से इसमें माहौल जो है वो भारतीयता का ही होना पड़ेगा यदि इसको भारत राष्ट्र के रूप में विकसित और मजबूत होना है। तो ये हमारे सभी ये बात हमारे सभी भारतीय भाई बहन ये बात हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम को अच्छी तरह से समझ लेना पड़ेगा और हमारी अवाम भी धीरे धीरे इसको समझना शुरू कर दी है। लेकिन अभी भी कई रूढ़ियां और कुछ प्रकार की अभी हमारे भारतीय भाई बहनों के मानसिक कुंठा में ग्रसित हैं, जिसके कारण अभी इस दिशा में, इस संबंध में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। भारतीय अवाम ताकत दल ये जो विघटनकारी ताकतें हैं, जो भारतीय समाज की जो विघटनकारी ताकतें हैं जो कि राजनीतिक दलों के वेश में हैं, इनके विषय में जानकारी भारतीय अवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के समक्ष और अपनी आदरणीय भारतीय अवाम के समक्ष रख रहा है। लेकिन विचारणीय प्रश्न ये है कि ये जो विघटनकारी ताकतें हैं, इनके हौसले यूं ही बुलंद नहीं हैं। वो जो है हमारे जो अवाम है, हमारे जो भारतीय अवाम है, उसी की मानसिकता पर ये खेती कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि अभी अपनी अधिकांश भारतीय अवाम में भारतीयता का आभास होना बाकी है और इसीलिए जो है अभी भी वो जातिवाद के गड्ढे में या दलदल में फंसी हुई है, संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता के गड्ढे में फंसी हुई है और इस प्रकार भाषावाद और प्रांतवाद, क्षेत्रवाद और समूहवाद इस गड्ढे में फंसी हुई है।
तो हमारी जो आवाम का इन जो संकीर्णता आधारित गड्ढे हैं, इसमें फंसे होने के कारण ही जो ये देश जो ये भारतीय समाज की जो विघटनकारी ताकतें, विखंडनकारी ताकतें, तोड़ने वाली ताकतें हैं, इसी मानसिकता पर खेती कर रही हैं। और इस मानसिकता को बदलना होगा। और भारतीय आवाम ताकत दल, देखिए बाकी चीजें तो शासन प्रशासन व्यवस्था और जो ये बोलते हैं महंगाई बेरोजगारी, इसके आंकड़े दिए जा सकते हैं। जो ये हल्ला करते हैं मोदी सरकार के विरुद्ध कि नौकरी नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया, महंगाई बढ़ गई। जीएनपीसी के कार्यकाल में बहुत महंगाई बढ़ी हुई है। वो इसको न भूले। अब वो बीजेपी वाले जो कि जीएनपीसी के नेताओं और प्रवक्ताओं के आगे भीगी बिल्ली बन जाते हैं और माकूल जवाब उसको नहीं दे पाते हैं, वो बात दूसरी है। लेकिन जीएनपीसी के काल में और भी जो है जो क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं, जो राज्यों में काबिज हैं, उनका भी रिकॉर्ड जो है इससे भी ज्यादा खराब है, काला है। तो रोजगार के विषय में, महंगाई के विषय में उनका रिकॉर्ड, उनकी भूमिका जो है ज्यादा खराब है। आंकड़े जो है वो दिए जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये सब घेरते हैं इनको कि महंगाई बेरोजगारी, इसके अलावा और कोई बात ही नहीं करते हैं। और जहां तक महंगाई का सवाल है, महंगाई के विषय में भारतीय आवाम ताकत दल ने ये बताया है। और जितने इस संबंध होता क्या है कि जितनी भी संबंधित और उचित जानकारियां हैं, इन ताकतों ने बड़े सुनियोजित ढंग से उन जानकारियों को दबा रखा है। अब एक बार जो ये रवीश कुमार है ना, पत्रकार, वो ये कह रहा था कि भाई जब जो महंगाई एक बार बढ़ जाती है वो कम कहाँ होती है। और वो कह रहा कि हमारे, यानी वो रवीश कुमार ये कह रहा था कि हमारे संज्ञान में, हमारे नॉलेज में मैं तो कोई ऐसा समय नहीं दिखा है आजादी के बाद जबकि महंगाई एक बार बढ़ी हो और कम हो गई। अब देखिए, उसी में एक काल आया था, एक कालखंड आया था, एक समय आया था मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री काल का। और ये देश को जानना जरूरी है कि जो जनता पार्टी की जो सरकार थी 1977 वाली, उसको महत्वहीन सभी करते हैं। जीएनपीसी के विरुद्ध में तो पार्टी आई थी, लेकिन जो ये बीजेपी वाले हैं, अब बीजेपी के जितने भी सिपहसालार जो मीडिया या पत्रकार हैं, वो भी इसको महत्वहीन करते हैं। ये वो भूल जाते हैं कि उसी जनता पार्टी की सरकार जो कि और जिसके कि प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, तो उन्हीं के अधीन जो है दो भाजपा के शीर्ष नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, ये दोनों मंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री, जो कि विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने तमगा लूटा कि पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण जो है उन्होंने हिंदी में दिया। लेकिन ये किसी को नहीं बताया कि उस भाषण का अनुवाद जो है अंग्रेजी में ही आया भारत में। ये तमगा तुम वाजपेयी महोदय ने लूट लिया कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण हिंदी में दिया था, लेकिन जब भारत में उसकी कॉपी आई तो वो अंग्रेजी में ही आई। तो इस मानसिक गुलामी को वाजपेयी महोदय या बीजेपी वाले जो है नहीं बोले। और लाल कृष्ण आडवाणी जो है, लाल कृष्ण आडवाणी मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व में सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। तो ये दोनों बीजेपी के शीर्ष नेता
जिस मैंने सरकार में हों और बीजेपी वाले जो है उस काल को महत्व न देते हों, तो यही इनकी जो है यानी क्या कहते हैं कि विश्वासघात तो हम नहीं कहेंगे, विश्वास विरुद्ध जो है इस तरह के इनकी करतूत है। और करतूत इसलिए भी है कि जैसे कि वो रवीश कुमार पत्रकार कह रहा था कि उसको शायद मालूम नहीं है कि कोई ऐसा भी कालखंड आया था कि जो है महंगाई कम हुई हो, और तो ये हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना बहुत जरूरी है कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी कि मोरारजी देसाई का जो प्रधानमंत्रित्व काल था उसने महंगाई को काबू ही नहीं किया, महंगाई को नीचे लाए थे। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों, हमारे सभी आदरणीय भारतीय अवाम से छिपाया गया कि ऐसा भी समय था कि ये महंगाई डायन जो है, बोलते हैं नहीं महंगाई डायन खाद जाता है, तो इस महंगाई डायन को मोरारजी देसाई ने कंट्रोल में ही नहीं किया, नियंत्रण में, बस बल्कि उसको नीचे लाए। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे भारतीय भाई बहनों से, जैसे और जो जैसे बताया गया कि सुभाष चंद्र बोस के विषय में, चंद्रशेखर आजाद के विषय में, भगत सिंह के विषय में, अंबेडकर जी के विषय में, अशफाकुल्ला के विषय में तमाम जानकारियां ये जो देश के दुश्मन जीएनपीसी के मैंने चाटुकार इतिहास और बौद्धिक वर्ग पत्रकार ने छुपाया था, ये पूरा जो गिरोह है, उसी प्रकार कितनी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि यानी ये पूरी मंडली ने छुपाया है, और उसमें पूरा साथ देती है ये बीजेपी इनके साथ में। तो महंगाई को लेकर के जो बात बताई जा रही है कि मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व काल में महंगाई काबू ही नहीं गई बल्कि वो नीचे भी लाई गई थी, वो इस बात से प्रमाणित होता है कि जो भी सरकारी कर्मचारी, क्योंकि सरकारी अधिकारी मैं भी रहा हूं, और किसी भी सरकारी अधिकारी से या कर्मचारी से पूछिए कि जो उनको महंगाई भत्ता मिलता है तो उसमें एक अनुच्छेद होता है, क्लॉज होता है, वो सोशल क्लॉज होता है कि जब कभी ये भत्ता जो है इसलिए दिया जा रहा है कि क्योंकि महंगाई बढ़ी है, बात सही है, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आए कि महंगाई कम हो तो फिर वो जो है वेतन से समायोजित भी किया जाएगा, उसको एडजस्ट भी किया जाएगा। इस तरह का एक सामाजिक के प्रति संवेदनशीलता का ये जो अनुच्छेद है, इन समूह ने लगाने में समझा कि किसमें हर्ज ही क्या है, जबकि वास्तविकता है कि जो एक बार महंगाई बढ़ जाती है तो वो कमी नहीं होती है, तो इसकी नौबत ही नहीं आएगी जो है वो कि वेतन से उसको समायोजित किया जाए या वेतन से काटा जाए। तो इस तरह का समाज के प्रति संवेदनशीलता का दिखावा करने में हर्ज ही क्या है, तो ये सोच करके वो अनुच्छेद उसमें डाला गया। लेकिन किसी को क्या पता था कि ऐसा भी समय आएगा कि उनका ये सोचना, उनकी कल्पना जो है वो झूठी साबित होगी और महंगाई कम होगी और उनके वेतन से काटा जाएगा। चूंकि मोरारजी देसाई के समय में जो महंगाई कम हुई, और महंगाई का ये आलम था, मैं बता रहा हूं कि चीनी वो जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसको हम कहते हैं या कंट्रोल रेट कहते हैं, चीनी कंट्रोल रेट पर महंगी थी और बाजार में सस्ती थी। तो इस प्रकार से जो वो कम हुई महंगाई वो रिकॉर्ड में आ गई। जब रिकॉर्ड में आ गई
तो फिर वो अनुच्छेद जो है लागू होना था, और जब लागू होना था तो फिर वो जो तनख्वाह से उसको समायोजित होना है या कट जाना है, वह एक चपरासी की भी तनख्वाह से कटना है, और जो भारत सरकार का सबसे बड़ा अधिकारी है कैबिनेट सेक्रेटरी, उसकी भी तनख्वाह से कटना है। तो फिर ये फाइल बनी, और फाइल पर जानते हैं ना कि जो फाइल बनती है, वो फाइल जब अधिकारियों के से गुजरती है तो या तो कुछ टिप्पणी करते हैं, और या कुछ नहीं, वो लिखना चाहते हैं तो बस अब वो काट करके सिर्फ वो सिग्नेचर करते हैं। तो कोई इस पर निर्णय नहीं ले रहा था, और फाइल बढ़ते प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के पास पहुंची। तो उन्होंने फाइल देखा, तो उन्होंने बस यही कहा कि चूंकि ये पहली बार है, इसलिए मैं इस पर कोई फैसला नहीं लूंगा। दूसरी बार भी यदि महंगाई घटने की बात आती है तब मैं इस पर निर्णय लूंगा। ये लिख करके उन्होंने लौटा दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि महंगाई उसमें कम की गई थी। ये सभी हमारे आदरणीय भारतीय, और महंगाई एक ऐसा विषय है जिसके विषय में हो हल्ला तो सभी करते हैं, लेकिन जब उनको मौका मिलता है तो इस पर जो है बिल्कुल फ्लैट नजर आते हैं, बिल्कुल विफल नजर आते हैं, और हो हल्ला तो बहुत करते हैं। इसलिए जरूरी है सबको जाने की, इसलिए सबको जाना इसलिए जरूरी है कि सिर्फ एक ही समय था, वो था मोरारजी देसाई का समय। अब मोरारजी देसाई के समय को एनपीसी के जितने भी भाट किस्म के पत्रकार, भाट समझते हैं ना, भाट जैसे कि आप लोग देखा होगा कि राजा या नवाब या शासक किसी किस्म का, वो लूटने वाला हो, अत्याचारी हो, दुराचारी हो, लेकिन जो भाट जो है वो जो डफली बजाते हैं उनके इससे मतलब नहीं है। तो ये जो भाट या डफली बजाने वाले जो पत्रकारों का गिरोह है, जेएनपीसी के जो भाट पत्रकार हैं, अंग्रेजी में भाट को कहते हैं बैलेट्स। तो जेएनपीसी के जितने भी भाट पत्रकार हैं, जिसमें कि वो रवीश कुमार से शुरू होता है, रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, और जो है वो पुण्य प्रसून वाजपेयी, शेखर गुप्त, बरखा दत्त, और एनडीटीवी के जितने भी हैं, मुकेश कुमार है, आशुतोष है, अमरीश कुमार है, तमाम है, करीब 42 या 43 पत्रकारों का एक गैंग है, एक गिरोह है। तो जेएनपीसी का भाट है। उसी प्रकार इस बीजेपी के भी भाट हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी है, प्रदीप सिंह है, मनीष ठाकुर है, मनीष कुमार है, मनीष शुक्ला है, कई हैं। तो ये जो भाट पत्रकार हैं विभिन्न राजनीतिक दलों के, वो इस इतनी महत्वपूर्ण जानकारी को कभी भी नहीं कहते हैं। तो इनकी मानसिकता को हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरूर कि भाई कि मोरारजी देसाई का समय था जिसने महंगाई को काबू ही नहीं किया, बल्कि वो कमी में लाया। और महंगाई एक ऐसा विषय है जो हमारे आम भारतीय भाई बहनों को और गरीब भारतीय भाई बहनों को बहुत बुरी तरह उनको प्रभावित करता है। लेकिन ये जो भाट मंडली है पत्रकारों की, इस पर इनकी घिघी बंद रहती है। दूसरा एक पहलू है जो कि हमारे आम भारतीय भाई बहनों और हमारे जो गरीब भारतीय भाई बहनों, उनको भी बहुत बुरी तरह प्रभावित करता है। वो है शराब का सेवन, मदिरा का सेवन। इस पर बीजेपी वाले, जैसे ये है इसका केजरीवाल का है ना, कि शराब का ठेका में यह अनियमितता, यह भ्रष्टाचार की बात करता है। बीजेपी वाले कभी नहीं कहते हैं कि शराब स्वयं में, खुद में, इटसेल्फ एक बहुत बड़ी सामाजिक जो है वो अभिशाप है, कई सामाजिक बुराइयों की वो जननी है।
इस पर कभी भी बीजेपी वाले, न तो बीजेपी वाले बोलते हैं, न तो बीजेपी के जो सिपा सलार जो पत्रकार हैं या भाट पत्रकार, वो कहना पड़ेगा, हम कहने को विवश हैं। वो कभी नहीं कहते हैं कि मदिरा, हालांकि इसके विषय में नाटक बहुत किया जाता है, बड़े बड़े पोस्टर जो है वो लगाए जाते हैं कि अगर तुम्हें औलाद है प्यारी तो समझो नशा पाप है भारी। वो सिर्फ गरीबों के लिए और मैंने सिर्फ दिखावे के लिए। वहीं पर शराब के ठेके, और ये केजरीवाल तो इस हद तक माने इसकी दुष्टता बढ़ गई कि ये घर घर यानी होम डिलीवरी पर आ गया है। तो लोगों को जागरूक ये करना चाहिए भाई, ये जो शराब का सेवन जो है ये बहुत बड़ा सामाजिक अभिशाप है। कई सामाजिक बुराइयों का ये जन्मदाता है, जननी है ये। और कई बार तो जो है सर्वोच्च न्यायालय ने भी, और इसके पहले हमारे माननीय भूतपूर्व माननीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने खुद कहा है कि शराब का सेवन एक बहुत बड़ी कीमत है, बहुत बड़ी सामाजिक कीमत है, जिसको किसी और कीमत से इसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। ये सभी को समझने की जरूरत है। और शराब के सेवन के कारण जो है, जो गरीब तबके के हैं, माने जो रिक्शे वाले जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं, मजदूर भारतीय भाई बहन हैं, वो उसी शराब में जो कुछ भी उनकी कमाई, दैनिक कमाई होती है, वो उसी में फूंक आते हैं। घर पर जो बीवी बच्चे हैं वो जो है भूखों पेट सोते हैं, झगड़े होते हैं, मारपीट होती है। तो हमारे गरीब भारतीय भाई बहनों का बहुत बड़ा अभिशाप है ये शराब जो है। तो इस विषय में जागरूक करने की बजाय बीजेपी की यह मानसिकता जरा देखिए, सिर्फ जो है वो ठेके और उसमें ठेके में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर ही वो सीमित रखा इस बात को। जरूरत इस बात की है कि शराब को स्वयं में पूरे देश में इसके सेवन को बंद करने की परम आवश्यकता है। इस आवश्यकता को भी हमारे भूतपूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इसको महसूस किया और इसको लागू किया। जब तक उनका शासन रहा 27 महीने, तो पूरी शराबबंदी वो लागू किए थे, प्रोहिबिशन लागू किए थे। हालांकि दक्षिण के राज्यों ने बड़ा विरोध भी किया था, और वही कि हमारे राजस्व की हानि हो रही है सर। तो दक्षिण के राज्यों को समझाया और यही तथ्य उनको समझाया कि शराब जो है कि एक बहुत ही खतरनाक, उसकी एक सामाजिक कीमत है, सोशल कॉस्ट है, और इस कीमत की भरपाई कोई और कीमत नहीं कर सकती। ये सभी भारतीय भाई बहनों को अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। इतने महत्वपूर्ण तथ्य को, इतनी महत्वपूर्ण नीति को जब मोरारजी देसाई ने लागू किया, ये जो भाट मंडली है पत्रकारों की, इस महत्वपूर्ण जानकारी को ये सब दबा के बैठे हैं। हमारी आवाम के लिए यानी कितना आवश्यक है ये। तो और यही नहीं, आतंकवाद हुआ, आतंकवाद पर भी उनका बहुत उनका जो दृष्टिकोण था, विचार था, बहुत ही बेबाक, कैटेगोरिकल, अनइक्विवोकल। तो उस संबंध में एक वाकया हम आपको सुनाते हैं, एक नहीं बल्कि दो। एक बार वो गए थे, प्रधानमंत्री की क्षमता में गए थे, और इस चीज को मैं कह चुका हूं, ऐसी बात नहीं है। इस चीज को मैं इसी YouTube के वीडियो के माध्यम से दो एक बार मैं बता चुका हूं। एक बार वो प्रधानमंत्री की क्षमता में
शिलांग गए थे, जो मेघालय की राजधानी है। तो वहां पर उस मुख्यमंत्री ने कहा कि सर अब तक डोल नहीं आया है। डोल एक व्यवस्था जीएनपीसी वालों ने कर रखी है। डोल माने दान होता है, DOLE, डोल माने दान। तो पूर्वोत्तर के जितने भी 7-8, पहले तो 7 थे, शायद सिक्किम भी उसमें शामिल हो गया है, तो 8 हो गए। तो जो प्रांत हैं उसमें डोल के नाम पर वो कुछ पैसे केंद्र सरकार उनको दे दिया करती थी, और वो पैसे जो पूरे जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाया करते थे। लेकिन उसी के लालच में कम से कम 6-7 MP लोकसभा की व्यवस्था जीएनपीसी कर लिया करती थी। यही उसका हिसाब किताब था। तो डोल एक तरह से एक पैसे की बर्बादी का एक माध्यम था। तो मोरारजी देसाई के सामने जब ये बात आई डोल की, तो समझ नहीं पाए। तो इन्होंने अपने प्रधानमंत्री कार्यालय को फोन लगाया और पूछा कि भाई ये डोल क्या होता है। तब जाके समझे कि डोल ये होता है। तो मेघालय के मुख्यमंत्री को मोरारजी देसाई ने कहा कि आपको डोल मिलेगा, लेकिन वो डोल आपको तब मिलेगा कि आपको दिखाना पड़ेगा कि आपका जो मेघालय प्रदेश है वो कितना राजस्व पैदा करता है। उसी राजस्व के समानुपात में उसी के कमेंसुरेट ही आपको मिलेगा। यदि आप कुछ नहीं पैदा करेंगे तो आपको डोल नहीं मिलेगा। तो इस तार्किक बात को सुन करके वो मेघालय का मुख्यमंत्री शांत हो गया, चुप हो गया, और उसने फिर एक दूसरा मुद्दा उठाया कि सर यहाँ भूमिगत आतंकवाद, अंडरग्राउंड टेररिज्म, ये सर उठा रहा है। तो उन्होंने उल्टा सवाल किया प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने उस मुख्यमंत्री से, तो आप क्या कर रहे हैं? तो फिर उसने जवाब दिया कि सर हम क्या कर सकते हैं, हमारी छोटी सी पुलिस है और छोटी सी आर्म्ड पुलिस है या आर्टिलरी पुलिस है। जानते हैं ना कि हर एक प्रदेश में एक नॉर्मल, एक साधारण पुलिस होती है, एक जो है आर्म्ड पुलिस होती है या सशस्त्र पुलिस बल होती है, जैसे कि यूपी में क्या है, PAC। तो उसने कहा कि मेघालय के मुख्यमंत्री ने मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री को जवाब दिया कि सर हम क्या कर सकते हैं, हमारी एक छोटी सी पुलिस है, छोटी सी जो है आर्म्ड पुलिस है। तो मोरारजी देसाई उस मुख्यमंत्री को ये नहीं कहा कि नहीं तुम चिंता मत करो, हम वहां से सेना भेज देंगे, BSF भेज देंगे, RPF भेज देंगे और CRPF भेज देंगे। ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि एक आप सामान्य सभा, एक जनरल मीटिंग बुलाइए और मैं उसको संबोधित करूंगा, मैं उसको एड्रेस करूंगा। अब देखिए जिस तरह की बात उन्होंने कही, यह देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मोरारजी देसाई बोलते बहुत कम थे, बहुत थोड़े में, लेकिन बहुत ही सारगर्भित और दूर तक उसका असर होने वाला, यानी फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस के साथ। तो उन्होंने अंग्रेजी में कहा, उसका अंग्रेजी में कैसे कहा, अंग्रेजी में कहा, द लैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज द लैंड ऑफ इंडिया एंड इन इट only Indians can reside. Therefore, those elements who have any less and least faith in the Indian people, in the Indian soil, as well as in the Indian Constitution, shall have to leave this country immediately. कहने के तात्पर्य उनका यह था कि ये जो पूर्वोत्तर की जो जमीन है वो भारत की जमीन है और इसमें
सिर्फ भारतीय लोग ही रहेंगे। इसलिए उन तत्वों का जिनका यहाँ के लोगों में, यहाँ की मिट्टी में और यहाँ के संविधान में तनिक भी कम विश्वास है, वो तुरंत इस देश को छोड़ दें। इतनी बेबाकी से बोलने वाला आप आदरणीय भारतीय भाई बहन, आप आदरणीय भारतीय आवाम, जरा बताइए, कोई भी प्रधानमंत्री सन 47 के बाद हुआ? यहाँ तो आतंकवादियों को, अलगाववादियों को सामने टेबल पर बुलाते हैं। लेकिन मोरारजी देसाई ने बड़ी बेबाकी से कहा कि भाई जिनका यहाँ के लोगों में, यहाँ के मिट्टी में और यह संविधान में जिन लोगों का तनिक भी कम विश्वास है, वो इस देश को छोड़ दें। ये बात उन्होंने प्रधानमंत्री की क्षमता में सार्वजनिक रूप से कहा। जरा कल्पना करिए, कश्मीर में जो आतंकवाद है, मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री बोलता है कि भाई जो जितने भी तत्व हैं जिनका इस देश के लोगों में, इस देश की मिट्टी में और इस देश के संविधान में तनिक भी कम विश्वास है, वो इस देश को और कश्मीर को छोड़ दें। और एक बात और जो है कि और यदि नहीं छोड़ेंगे तो ये देश उनको छुड़वा देगा, बाहर निकाल देगा। देखिए, तो आपकी वाणी में वो बेबाकी होनी चाहिए जो बेबाकी आज तक नहीं हुई, जो बेबाकी हमारे मैंने भूतपूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई में थी। वो बेबाकी जो है वो अब तक किसी भी प्रधानमंत्री में दिखी नहीं। तो फिर वही बात आती है कि पूरा ये मंडली, जो भाट मंडली जो है पत्रकारों की, मीडिया की, बौद्धिक वर्ग की, इतने महत्वपूर्ण विषय को, इतने महत्वपूर्ण तथ्य को वो दाब के बैठी हुई है। सब कहते हैं कि साहब आप पुरानी बातें आप लेके आते हैं, पुरानी बातों से ही इनके चरित्र का पता चलता है, इनकी फितरत का पता चलता है, और आवाम को चाहिए कि इनसे सावधान हो जाए। और इतना ही नहीं, बल्कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री की क्षमता में जब वहाँ लंदन गए थे किसी मीटिंग में, हमारे लोग जान ले कि पूर्वोत्तर में जितने भी आतंकवाद हैं, और हर एक प्रदेश में अलग अलग जो है वो आतंकवादी गुट है, माने वो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं। त्रिपुरा का अलग है, मिजोरम का अलग है, मणिपुर का अलग है, मेघालय का अलग है, नागालैंड का अलग है, अरुणाचल प्रदेश का अलग है, आसाम का अलग है, ऐसे सब। तो सबसे पुराना जो आतंकवादी संगठन है वो मिजो विद्रोहियों का है, और उसका नेता था उसका नाम था लाल डेंगा। तो जानते हैं कि जितने भी आतंकवादी संगठन चलाते हैं भारत में या किसी और देश में, उस देश में वो रहते नहीं हैं, उस देश के बाहर रहते हैं। जैसे श्रीलंका में जो LTT का आतंकवाद चलाता था, तो वो श्रीलंका वो कभी भी श्रीलंका में रहा ही नहीं। वो कहाँ था रहता? अमेरिका में। दूसरी प्रकार लाल डेंगा जो है, जो कि मिजो विद्रोह चला रहा था मिजोरम भारत में, तो वो चला रहा था कहाँ से? लंदन से। ये विशेषता। तो हमारे मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री की क्षमता में लंदन गए किसी मीटिंग में, तो जब मीटिंग थोड़ी लंबी चलती है तो उसमें ब्रेक हो जाता है 10-5 मिनट का। उस ब्रेक में जो दूसरे राष्ट्राध्यक्ष होते हैं आपस में अपनी पर्सनल बातें होती करते हैं। तो उसी ब्रेक में तब तक वो लाल डेंगा आया, सोचा कि भाई ये क्रिश्चियनों के देश में आए हुए हैं मोरारजी देसाई, और इस वातावरण में कुछ भी यदि कबूल देंगे
तो बस हम उसी को लेकर के आगे बढ़ जाएंगे। इसी उम्मीद में, इसी आशा में वो मुरारजी देसाई से मिला और उसने अंग्रेजी में कहा कि सर, आई एम लाल डेंगा एंड आई वांट टू डिस्कस फ्यू ऑफ द इश्यूज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। लाल डेंगा का नाम सुनते ही मुरारजी देसाई के दिमाग में स्ट्राइक किया कि इस बंदे को भारत की नागरिकता नहीं मिली है, और तुरंत उन्होंने सवाल किया कि आर यू इंडियन? तो फिर बात तो कैसे ही थी, तो कैसे बोलता हो? तो बोला कि नो सर। उन्होंने बस यही कहा कि देन डोंट वेस्ट माय टाइम हियर, मेरा समय यहाँ पर बर्बाद मत करो। यह कह करके लाल डेंगा जो मिजो विद्रोह का नेता था उसको भगा दिया। अब जरा तुलना करिए, जिसको जीते जी प्रधानमंत्री मुरारजी देसाई ने, जिस लाल डेंगा को जीते जी मुरारजी देसाई ने मिलने से मना करते हुए उसको भगा दिया, वही लाल डेंगा जब मरता है तो उसकी डेड बॉडी को, उसके शव को स्कोर्ट करने के लिए वीपी सिंह प्रधानमंत्री था, उसने अपने रेल मंत्री रामविलास पासवान को लगाया लाल डेंगा के शव को स्कोर्ट करने के लिए लंदन से ऐज़ाल। तो ये तुलना आप कर लीजिए। तो ये जो भाट किस्म के जो पत्रकार हैं, मीडिया है, बौद्धिक वर्ग है, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो दबा के बैठे हैं, जनता के सामने जो है वो आने नहीं देते हैं। सिर्फ या तो जो है जीएनपीसी यानी इतनी बड़ी गद्दार जीएनपीसी, देश की दुश्मन, देश की खतरनाक जो है वो औपनिवेशिक ताकत, उसकी भटैती और उसका जो है झूठी महिमा मंडन, और उसी जीएनपीसी की रक्षा करने वाले बीजेपी का महिमा मंडन करने वाले जो है वो हर्षवर्धन त्रिपाठी और प्रदीप सिंह और मनीष ठाकुर जैसे लोग। इन देश की कितनी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो ये सब जो है वो दबा के बैठे हैं, और ऊपर से सब पता नहीं कौन कोई टिप्पणी करता है कि साहब पुरानी बात, यही बातें तो यही तथ्य तो यही सारे जो हकीकत है, तथ्य है, उनको आईना दिखाने के लिए काफी है। 1984 में जब जो है खालिस्तानी आतंकवादी जो स्वर्ण मंदिर में घुस गए थे, उनको फ्लश आउट करने के लिए, निकालने के लिए जब ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था, उसका सभी राजनीतिक दलों ने समर्थन किया था, सिर्फ एक को छोड़ करके, वो था चंद्रशेखर ने इसका विरोध किया। तो चंद्रशेखर चूंकि बलिया उत्तर प्रदेश का था, तो बलिया के लोगों में और वहीं से वहीं के संसदीय चुनाव से वो, इस संसदीय क्षेत्र से वो चुनाव लड़ता था चंद्रशेखर में जो बलिया के लोग काफी के लोगों में काफी बवाल आ गया, माने बहुत उबाल आ गया, माने दिमागी उबाल, और वो इसी चंद्रशेखर को कहने लगे ये बलिया का भिंडरवाला है। इस कदर ये गद्दारी किया चंद्रशेखर। तो सबने तो समर्थन किया, लेकिन जब वही पत्रकार मुरारजी देसाई के पास आया तो उन्होंने बस एक ही बात बोला कि इट इज ए वेरी डिलेड एक्शन, ये बहुत देर की कार्रवाई। मतलब कि वो इंदिरा गांधी, अब तक तुम कहां थी, क्यों सो रही थी? तो इस तरह की बेबाकी जो है सिर्फ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मुरारजी देसाई में थी। अब हाल देखिए कि ये जो भाट मंडली है पत्रकारों की, जो कि लगभग यानी 2 गुटों में बटी हुई है, वो तो खैर इतने महत्वपूर्ण जानकारियां, महत्वपूर्ण तथ्य जो है जो कि हमारे देश के लिए कितने उपयोगी हैं,
और जो है वो सबक लेने वाले हैं, उसको ये सब जो है वो दबा के बैठे हैं। और हमारी पूरी आवाम को जानना जरूरी भी है। उसको ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है मोरारजी देसाई को गद्दार कहता है। एक बार जो प्रदीप सिंह भी गद्दार कह रहा था। और इन दोनों को भारतीय जनता दल बताना चाहता है कि जिस तथ्य का हवाला देकर के, चाहे वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हो चाहे ये प्रदीप सिंह जो कह रहे थे, वो वाकया जो है इंदिरा गांधी के कार्यकाल का था। ये उल्टा सब लगा रहे थे इनको मोरारजी देसाई के ऊपर। कभी सामना होगा तो इन दोनों को आईना वो दिखाना पड़ेगा। और खैर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को क्या नैतिक अधिकार बनता है? ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ गद्दार जवाहरलाल नेहरू को आज तक इसने गद्दार नहीं बोला। प्रदीप सिंह को क्या नैतिक अधिकार बनता है कि राहुल गांधी या जेएनपीसी को आज तक सब ये गद्दार नहीं बोले? नेहरू को ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ बोलता है विजनरी प्राइम मिनिस्टर, बताइए। और वो जो है मोरारजी देसाई को गद्दार बोलता है। तो ये सब घोर किस्म के गद्दार है इस देश के। और जिसने इस देश के खिलाफ गद्दारी की, जिसने इसने देश को बांटा सिर्फ सत्ता के लिए, उसको ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ बोलता है विजनरी प्राइम मिनिस्टर बोलता है। और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर अनायास अकारण आधारहीन आरोप लगाता है और वो नीचा दिखाता है। वो तो और अलग से। और जो भी मार्मिक जो है पहलू है इस देश के लिए, एकता, भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब, हमारी जो है साझी सोच, साझी समझ, साझी विरासत, सबका ये मजाक उड़ाता है गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। और ये जो भाट मंडली है बीजेपी वाली, वो भी तो ये सब कितना खतरनाक खेल कर रहे हैं। ये सब ये मार्मिक पहलू है। इसी विषय में जातिवाद कितना बड़ा जहर है। और शायद ये सुनने को मैंने सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि खबरदार यूट्यूब वाले हमारे यादव समाज को कुछ न कहें। सवाल इस बात का है कि समाजवादी पार्टी के लोग या अखिलेश या उनके सिवा सालार वो अच्छी तरह से सुन लें कि हमारा जो यादव कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन है, वो कोई अखिलेश यादव की प्रॉपर्टी नहीं है। उनके सोल प्रॉपर्टी नहीं है जो कि उनको मानसिक बंधक बनाए हुए हैं। वो हमारे भारतीय समाज का हिस्सा है। और हमारी भारतीय समाज एक ही है, वो भारतीय हैं। तुम्हारे जैसे दुष्ट जो है माने कि जो कि जातिवाद जो कि इस देश का सबसे बड़ा जहर है, तुम उसी के आधार पर तो वो राजनीति भी करते हो और समाजवाद का मुखड़ा लगाते हो। और वो कहते हो कि यानी हमारे यादव, वो तुम्हारे यादव नहीं है, वो हमारे भारतीय भाई बहन हैं जो कि पूरे देश के हैं। पूरा देश का वो हक बनता है। और इसी तरह का जिस तरह का तर्क जो है वो अखिलेश यादव या समाजवादी बोलते हैं कि हमारे यादव, हमारे मुसलमान, और उसी प्रकार के ये असदुद्दीन ओवैसी बोलता है कि हमारा समाज। तो ये भारतीय जनता दल बराबर बताता है, न तो अलग से जो है असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों, न तो असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों का कोई अलग समाज है, न तो अखिलेश यादव जैसे लोगों का कोई अलग से
कोई समाज है, ना तो अलग से कोई जो है प्रकाश राजभर जैसे लोगों का कोई अलग समाज है। समाज हमारा एक ही है, भारतीय समाज, जिसमें सभी लोग भारतीय हैं। यही चीज जो है सबको समझने की जरूरत है। तो लेकिन इस सब के पीछे जो है, जो मूलभूत कारण है कि अभी भी हमारी आवाम जो है जातिवाद के दलदल से बाहर नहीं आ पाई है, जो कि उसको आना है। और इसमें अभी भी, हालांकि ये YouTube कहाँ तक पहुँचता है, कितने लोग देखते हैं, कौन लोग देखते हैं, यह एक विषय हो सकता है। इस पर कोई प्रश्न जो है खड़ा कर सकता है। लेकिन वही बात है कि हमारे देश का जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, हमारी जितनी भी पहचान जो कि संकीर्णता आधारित रही, जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, भाषा के आधार पर, इत्यादि के आधार पर, वो सारी पहचान समाप्त हो गई। अब हम एक संवैधानिक देश भारत के नागरिक हैं, जिसमें सभी लोग भारतीय हैं, और इससे अलग बात करने वाले देश के खतरनाक दुश्मन हैं। तो यही चीज सभी भारतीय भाई बहनों को समझना बहुत जरूरी है। तो एक और जहां असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव, प्रकाश राजभर बोलते हैं कि हमारा समाज, मैंने उसको भारतीय समाज को काट करके एक टुकड़ा, ये उनकी मानसिकता। लेकिन उनकी मानसिकता को तब चुनौती मिलेगी कि जब जिन पर ये इतना इतरा रहे हैं, वो हमारे भारतीय भाई बहन उस जातिवाद के दंश से बाहर आए। तो इसीलिए भारतीय जनता दल बिल्कुल निवेदन कर रहा है, हमारे यादव कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, ये जो नकली समाजवादी हैं, इनके जातिवादी दलदल से बाहर आइए, देश को मजबूत करिए, और राष्ट्र सर्वोपरि है, इस महत्व को समझिए। और हमको विश्वास है, भारतीय जनता दल को विश्वास है कि जिस वक्त आपके दिमाग में आ गया कि राष्ट्र मेरे लिए जो है वो सर्वोपरि है, सारी चीजें बिल्कुल आपको साफ दिखाई देने लगेंगी, जिसके लिए भारतीय जनता दल बार बार कर रहा है। वो भावना तो लाइए, जब राष्ट्र सर्वोपरि है, ये भावना आपके दिमाग में आएगी कि राष्ट्र बचा रहेगा तो तभी जाकर के सभी कुछ संभव है। ये भावना आएगी तो आपको स्पष्ट दिखेगा कि भाई ये जो अखिलेश जो खेल रहे हैं, लालू प्रसाद जो खेल रहे हैं, ममता बनर्जी जो खेल रही है, ये घोर जातिवाद है, संप्रदायवाद है, और राष्ट्र के लिए बहुत घातक है। ये भावना अपने आप में आएगी, और उस भावना का आना बहुत जरूरी है। तो जहां एक और जो है ये सब जातिवादी जहर बो रहे हैं, जातिवाद पर ही खेती करें, और वो भी देश विरोधी, भारत विरोधी ये हरकत और प्रवृत्ति है, अखिलेश यादव हो चाहे कोई भी हो। तो ये है। दूसरी ओर जो है ये बीजेपी वाले जिस प्रकार समाजवादी क्या मुखौटा समाजवाद का करते भी, उनके करतूत जो है भारत विरोधी या भारतीय समाज विरोधी, जातिवाद जो है बहुत बड़ा एक दंश है, अभिशाप है, जहर है। उसी प्रकार ये बीजेपी वाले राष्ट्रवाद का, और इनकी सारी करतूत जो है वो राष्ट्र के खिलाफ। इनके बीजेपी के जितने सिपा सालार हैं वो ये फैला रहे हैं, वो हिंदू सनातन पर गर्व करो, हमारी संस्कृति जो है सबसे ऊपर है, और जितने भी पढ़ा लिखा वर्ग है, इंटेलेक्चुअल,
वो इसी तरह की गंदगी जो सोशल मीडिया पर डाल रहा है। एक कह रहा है कि वो अंग्रेज जो है वो गीता पढ़ रहे हैं, अंग्रेज के बच्चे गीता पढ़ रहे हैं, आइए हमको अपने सनातन पर गर्व करना चाहिए। तो भारतीय जनता दल की ओर से जवाब दिया गया कि महोदय, ये समय जो है वो हिंदू सनातन पर गर्व करने का बिल्कुल नहीं है। ये वक्त है सिर्फ भारत के संविधान पर गर्व करने का। जो भारत का संविधान हमारी साझी सोच, साझी संस्कृति, साझी एकता, साझी भावना और साझी विरासत पर बल देता है और उसको सिखाता है। तो इस देश को चाहिए कि साझी सोच, साझी विरासत और साझी समझ और साझी संस्कृति, इसको आगे बढ़ाएं। मतलब कि हमारी जो कंपोजिट कल्चर है, कंपोजिट हमारी वो अंडरस्टैंडिंग है, कंपोजिट हेरिटेज है, इसको आगे बढ़ाना है। तभी ये देश कायम रह पाएगा। वरना तो ये बीजेपी के जितने भी छोटे हुए भेड़िए हैं, वो हमेशा वो अपनी हमारी पुरानी संस्कृति, पुराना सनातन जब लाएंगे तो असदुद्दीन ओवैसी और भी कट्टरवादी जो है वो लेते आएंगे अपने आदर्श वहाँ से, टर्की से और सऊदी अरबिया से, और ये झगड़ा जो है वो चलता रहेगा। तो यदि इस झगड़े का अंत करना है तो जो हमारे देश का जो संविधान सिखाता है कि साझी सोच, साझी समझ, साझी विरासत और वो जो गंगा जमुनी तहजीब, इसको जो है विकसित करना होगा। देखिए, गंगा जमुनी तहजीब इस देश के लिए बहुत आवश्यक है। ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ गंगा जमुनी तहजीब का भी मजाक उड़ाता है, भाईचारा का भी मजाक उड़ाता है, और इसी प्रकार और भी जो महत्वपूर्ण पहलू है इस देश के लिए, बहुत आवश्यक पहलू है, उसका भी मजाक उड़ाता है। लेकिन दुखड़ा बस यही नहीं है। इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से जितने भी आते हैं प्रवक्ता टीवी चैनलों पर परिचर्चा के लिए, वो गंगा जमुनी तहजीब का नाम तो लेते हैं और फिर आतंकवादियों का, अलगाववादियों का और अतिवादियों का जब भी यह प्रकरण आता है तो उसके प्रति एक जो जिस तरह से वो बहस करते हैं, जिस तरह से वो तर्क देते हैं, तो इन सारे देश विरोधी जो ताकतें हैं, आतंकवादी, अतिवादी, अलगाववादी, उनके प्रति हमदर्दी का इस तरह से वो तर्क जो है वो प्रस्तुत करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो आतंकवादियों के लिए जो है लीगल एड यानी कानूनी सहायता, वकील की भी बात करती है। ऐसे लोगों को गंगा जमुनी तहजीब की वकालत करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि एक और तो जो है इस देश में आतंकवादियों, अलगाववादियों, अतिवादियों का के प्रति हमदर्दी भी दिखाइए और जो है वो और मुखौटा पहनिए जो है गंगा जमुनी तहजीब का। तो ऐसे लोग भी गंगा जमुनी तहजीब को बहुत भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। गंगा जमुनी तहजीब का वही अधिकारी है जो कि पूरी संस्कृति को, साझी संस्कृति को आगे बढ़ाता हो। कहने का मतलब कि एक और आप जो है आतंकवादियों, अलगाववादियों और देश विरोधी ताकतों का समर्थन या उसके प्रति हमदर्दी, और दूसरी ओर अब जैसे ये समाजवादियों का समर्थन, समाजवादियों का मतलब समाजवादियों के प्रयास का मतलब कि भारतीय समाज में विखंडन। तो भारतीय समाज में विखंडन की भी बात करेंगे और वही प्रवक्ता
खास करके इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके वाले वो वही कर देंगे गंगा जमुनी तहजीब का। तो उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता कि वो गंगा जमुनी तहजीब का वो इसका इस्तेमाल करें। गंगा जमुनी तहजीब का के इस्तेमाल के लिए पहले नैतिक रूप से उनको दुरुस्त होना पड़ेगा कि वो जो साझी संस्कृति की बात करें, जो है वो समाजवादियों का समर्थन करके, टीएमसी वालों का समर्थन करके, आरजेडी का समर्थन करके, आम आदमी पार्टी का समर्थन करके, और कौन एक पीस पार्टी का समर्थन करके, यानी जितने भी विखंडनकारी ताकतें हैं उनका वो समर्थन भी करेंगे और बोलेंगे गंगा जमुनी तहजीब। गंगा जमुनी तहजीब का मतलब है हमारी साझी सोच होनी चाहिए, यानी होनी चाहिए जो कि इन सोचों से दूर। तो इसलिए गंगा जमुनी तहजीब को चारों ओर से जो है, और जिसकी आवश्यकता है इस देश में, चारों ओर से उसको आघात मिल रहा है, उसको चोट मिल रही है। तो इस तरह का जो जहरीला वातावरण है, उहापोह की स्थिति है, तभी तो राहुल गांधी ऐसे गद्दारों को जो है इसी उहापोह की स्थिति में उसके हौसले जो है बिल्कुल बुलंद है। और उसके हौसले बुलंद जो हैं सिर्फ जो है यह मोदी महोदय के कारण है। सारी सुविधाएं उनको दे रहे हैं। एक भी बीजेपी वाला जो है वो राहुल गांधी के सामने खड़ा नहीं हुआ कि तुम इस देश को तोड़ने वाले हो, और कहां से तुमको कौन सा अधिकार मिल गया कि तुम जो भारत जोड़ो की बात कर रहे हो, उसको सामने नहीं आए। तो नैतिक रूप से ये बीजेपी वाले भी इससे बिल्कुल गिरे हुए हैं सर, और इस देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। ये सारी बातें जो देश के लिए आवश्यक है, भारतीय जनता दल जब कह रहा है, तो ये जो भाट मंडली है पत्रकारों की, जीएनपीसी की भाट मंडली और बीजेपी की भाट मंडली, कहते हैं कि लोकतंत्र इससे समाप्त हो जाएगा, और यूट्यूब वाले सर लोकतंत्र को समाप्त कर देंगे। जरूर, जो जिस लोकतंत्र को इस जीएनपीसी हमेशा से उसको हाईजैक करती आई है, उसका अपहरण करती आई है, और जो लोकतंत्र वो इसने अब तक चलाया है पैसे के बल पर खरीद करके, बाहुबल के आधार पर तिकड़म करके, चुनाव में जो है वो चुनावी धांधली करके, जोड़ तोड़ करके, और देश में नफरत फैला करके, दंगे वो करवा करके, जातिवाद, संप्रदायवाद, सांप्रदायिकता, भाषावाद, प्रांतवाद आदि खतरनाक हथियारों के बल पर जो लोकतंत्र चलाया जा रहा है, उस लोकतंत्र को नष्ट होना ही चाहिए। भाट मंडली महोदय लोग, उस लोकतंत्र का अंत जो है, अंत बहुत आवश्यक है। जिस लोकतंत्र की अभी जो अभी बताया गया है, और कितना बड़ा अभिशाप है इस देश के लिए, वह लोग उस लोकतंत्र को समाप्त होना ही पड़ेगा। लोकतंत्र वो हो जो जिसमें जनता की इच्छाएं जो है वो रिफ्लेक्ट हों, प्रदर्शित हों। जनता की इच्छा तो होती नहीं, इन जो समाज के जो सबसे गंदा तत्व है, उनकी इच्छाओं की पूर्ति होती है इस लोकतंत्र में। उनकी इच्छाओं की भी पूर्ति होती है, और उनकी सारी साजिशें, देश को लूटना, देश को बांटना, तो इस लोकतंत्र का नाश होना इस देश की सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। तो जो कहते हैं कि यूट्यूब वाले सर जो है लोकतंत्र का, हाँ, इस लोकतंत्र का नाश होना पड़ेगा। जो लोकतंत्र कोई इस लोकतंत्र को 80-20 बोल करके जो है उसका अपहरण वो करना चाहे, हिंदू एकता बोल करके अपहरण वो करना चाहे,
और हिंदुओं को, हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को डरवा करके जो है मैंने वो लोकतंत्र की बात करना चाहे, राष्ट्रवाद की बात करना चाहे, तो ऐसे लोकतंत्र का नाश जो है वो बहुत जरूरी है। लोकतंत्र वो हो जिसमें जनता की इच्छाओं का उसमें प्रदर्शन हो, प्रतिनिधित्व हो, उसका रिफ्लेक्शन हो। और वो तभी संभव है कि पूरी जनता जो है, हमारी देश जनता भारतीयता के माहौल में पहले आए, जातिवाद को बिल्कुल नष्ट करके, संप्रदायवाद को बिल्कुल नष्ट करके, भाषावाद प्रांतवाद को बिल्कुल नष्ट करके सभी लोग अपने को भारतीय माने। ये काम तो बहुत बड़ा है। खास करके जो तमिलनाडु वगैरह की हालत में मैं देखता हूँ कि वहाँ पर डीएमके जो है इतना जहर वो भर दिया है, इसका भाषाई और प्रांतवादी, लिंग्विस्टिक और प्रांसलिस्टिक दोनों। तो लेकिन भारतीय जनता दल इन बातों से घबराता नहीं है। बस संसाधन जुटा करके, संगठन बना करके, बल्कि भारतीय जनता दल वो तमिलनाडु से शुरू करेगा और उनको अच्छी तरह से समझाएगा कि आप सभी लोग भारतीय हैं और भारतीय अपने को समझिए। तमिल होना और कन्नड़ होना, पंजाबी होना, मराठी होना, बंगाली होना, ये उसके अलग अलग जो है उस भारतीयता के स्वरूप है, लेकिन मौलिकता, प्राथमिकता, महत्व भारतीयता का है। और उसी प्रकार जो हमारी भाषाएं हैं, तो जो जैसे हमारी तमिल भाषा है, बांग्ला भाषा है, पंजाबी भाषा है, कन्नड़ भाषा है, मलयालम भाषा है, इनको हमारे संविधान ने भारतीय भाषा का सम्मान दिया हुआ है। देखिए अब ये लंबा हो रहा है, तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।